मित्रों नमस्कार, मैं जीसी पांडे आज फिर पॉलिटिकल साइंस के 34 सेट के साथ उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, इस सेट में 34 भी कुल 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 15 क्वेश्चंस लिए हुए हैं और यह क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जानते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, एलटी ग्रेड और एमपीपीएससी वर्ग 2, बीपीएससी 4.0 इन सबको टारगेट करके चल रही है। स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं कमिंग टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम पर। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि आपकी तैयारी का एक जो पुनरावलोकन है, रिव्यू है, वो अच्छे से हो सके। बाकी जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की, वे सुबह 7 बजे से आ सकते हैं। 7 से 8:30 क्लास चल रही है। और जो जिनका कॉम्बिनेशन है टीजीटी में हिस्ट्री के साथ, तो हिस्ट्री क्लास सुबह 8:30 से 10 चल रही है ऑफलाइन मोड में, वहां पे आ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वह भी जो है कोचिंग के दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं ये हमारी कंटिन्यू रहेगी और इस आशा के साथ कि आपकी तैयारी को बेहतर करने में हमारा थोड़ा बहुत योगदान जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? ठीक है, क्या कह रहा है कि नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? बोंदा, ऑस्टिन, मैकियावेली, हॉब्स। ये जो परिभाषा है यह किसकी है भाई? किसकी है? अब इस क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले आपको एक चीज सोचना पड़ेगा बस कि अमर्यादित संप्रभुता सिद्धांत का समर्थक कौन था। आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। बोंदा, ऑस्टिन, मैकियावेली, हॉब्स। आंसर होगा इसमें बोंदा। कौन होगा? बोंदा। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। एक्चुअली बोंदा ने अमर्यादित संप्रभुता सिद्धांत का समर्थक है। ठीक है, यह जो बात करता है यह बात करता है विधिक संप्रभुता की। किसकी बात करता है? विधिक संप्रभुता की बात करता है। ठीक है, संप्रभुता की बात करता है, यानी संप्रभुता का यह समर्थक माना जाता है। और उसमें भी एकलवादी संप्रभुता। किसकी? एकलवादी संप्रभुता का यह समर्थक है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यह क्या कहता है। अब इस जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है इसको जरा पूरा पढ़ लीजिए। पूरा क्या है यह? इसके आगे यह लगा दीजिए, सत्य के आगे है लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? यह नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। किसके बारे में कहता है? संप्रभुता के बारे में कहता है। क्या संप्रभुता के बारे में कहता है? क्या कहता है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। तो यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा बोंदा की परिभाषा है। ठीक है, और यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जो प्रभुसत्ता का जो विधिक दृष्टिकोण था या कानूनी दृष्टिकोण था उसको सबसे पहले बोंदा और उसके साथ साथ हॉब्स ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो आंसर इसमें होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं या फिर आरोपित किए जाते हैं? नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? राज्य, समाज के नैतिक सिद्धांत, सरकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नैतिक कर्तव्य कौन लगाता है? राज्य लगाता है, समाज के नैतिक सिद्धांत लगाते हैं, सरकार लगाती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं लगाता है? आंसर क्या होगा? देखिए, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं बच्चा, नैतिक कर्तव्य 2 प्रकार के होते हैं। जो नैतिक कर्तव्य हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामाजिक नैतिक कर्तव्य, और दूसरे होते हैं विधिक नैतिक
कर्तव्य, विधिक नैतिक कर्तव्य, विधिक नैतिक कर्तव्य। सामाजिक नैतिक कर्तव्य विभिन्न प्रकार के सामाजिक मूल्यों के रूप में कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? समाज ही लगा सकता है ना, ठीक है। यानी जो विभिन्न प्रकार की समाज में प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं कि एक आदर्श व्यक्ति को यह करना चाहिए, यानी आपको चोरी नहीं करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए, अपने पद के से संबंधित कर्तव्यों का उचित अनुपालन करना चाहिए। यह कौन से कर्तव्य हैं? यह सामाजिक नैतिक कर्तव्य हैं, इन्हें समाज ही लगाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जैसे आपके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य क्या है? विधिक कर्तव्य, यानी एक आदर्श नागरिक के तौर पर, अच्छे नागरिक के तौर पर भी आपको इन 11 कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये क्या है? विधिक नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नैतिक कर्तव्य किसी द्वारा लगाए जाते हैं भाई? राज्य के द्वारा, समाज के, सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन लगा सकता है? समाज के नैतिक कर्तव्य, ठीक है, समाज के नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी, सॉरी क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। इसका नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? समाज के नैतिक सिद्धांतों के द्वारा लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता यानी संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा? लॉस्की, गैटल, गिलक्राइस्ट, प्लेटो। लॉस्की, गैटल, गिलक्राइस्ट, प्लेटो। अब यहां पर आपको सबसे पहले इसका आंसर किसमें छिपा हुआ है कि संप्रभुता की अवधारणा का विरोधी कौन था? संप्रभुता की अवधारणा का विरोधी कौन था? सीधे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो संप्रभुता की अवधारणा का विरोधी कौन था भाई? इनमें से संप्रभुता की अवधारणा का जो प्रबल विरोधी था वो था लॉस्की। कौन था? लॉस्की। हम आप सब जानते हैं कि संप्रभुता की अवधारणा का जो प्रबल विरोध किया था वो किसने किया था? लॉस्की ने किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? लॉस्की। क्या कहता है लॉस्की? इसको आप जानेगा, यानी इसका आंसर होगा आपका ए। लॉस्की क्या कहता है? लॉस्की ये कहता है कि एक इसकी किताब थी ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में यह एकलवादी प्रभुसत्ता या एकलवादी संप्रभुता का घोर विरोध करता है, और इस विरोध के साथ यह कहता है कि दरअसल एकलवादी जो संप्रभुता है, ये जो संप्रभुता का सिद्धांत है, यह एक विनाशकारी सिद्धांत है, एक डिस्ट्रक्टिव थ्योरी है। वह संप्रभुता की सर्वोच्चता को कंस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव अवधारणा मानता है, और उसी डिस्ट्रक्शन के तहत यह क्या कहता है कि जो संप्रभुता का दावा किया जाता है कि संप्रभुता राज्य की स्थायित्व के लिए, राज्य के विकास के लिए आवश्यक है, जैसा कि बोंदा कहता है, यह उसकी आलोचना करता है। यह भी कहता है कि दरअसल इस अवधारणा ने पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में अराजकता यानी एनार्की मचा रखी है। यह कहता है कि अगर संप्रभुता की अवधारणा खत्म हो जाए तो पूरे विश्व से क्या हो जाएगी? ये जो एनार्की है, ये जो अराजकता है कि राज्य एक संप्रभु राज्य है, यानी राज्य ही सब कुछ है, कि अवधारणा समाप्त होते ही राज्य से विभिन्न प्रकार की अराजकताएं भी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कहता है कि राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह है कि जो संप्रभुता की अवधारणा है उसे क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। कौन कहता है भाई? लॉस्की कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबद्ध है? जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, ऑरेंज टोनी, एस.जी. हॉब्सन। ठीक है, फिर से नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबद्ध कौन? जॉन डेवी, जॉन स्ट्रेची, आर.एस. टोनी, एस.जे. हॉब्सन। ठीक है, कौन होगा भाई? बताइए। अब इस आंसर को जानने से पहले आप नागरिक संप्रभुता सिद्धांत को भी समझ लीजिए। नागरिक संप्रभुता सिद्धांत क्या कहता है? नागरिक संप्रभुता सिद्धांत कल्याणकारी अवधारणा की बात करता है। वह यह कहता है कि दरअसल
राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य है नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना, और सेवाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि राज्य के नागरिक संतुष्ट हों और आपकी सेवाओं का वह स्वयं मूल्यांकन करें, और मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करें कि यह सेवा या अवधारणा, यह विचार सही है या फिर नहीं है। यानी यह कहता है कि राज्य की संप्रभुता का मतलब ही होता है नागरिक संप्रभुता। यानी राज्य अगर मजबूत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि यह दिखना चाहिए कि वास्तव में उसके नागरिक मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि राज्य की परिभाषा में नागरिकों को भी लिया गया है। जो राज्य के 4 अंग बताए गए हैं उनमें नागरिकों को भी लिया गया है। ठीक है, तो और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था भाई? R.H. टॉनी ने दिया था। किसने दिया था? R.H. टॉनी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका C। ठीक है, यह किसकी? नागरिक संप्रभुता यानी नागरिकों की मजबूती की बात करता है, कल्याण की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि अगर संप्रभुता को सही हाथों में, संप्रभुता सही हाथों में है तो संप्रभुता का मतलब नागरिकों पर बंदिश नहीं बल्कि स्वतंत्रता में वृद्धि है। कौन कहता है? फ्रीडमैन, हॉयक, आई बर्लिन, एल स्ट्रॉस। यह क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हमने टेस्ट सीरीज कराई है इससे पहले उनमें कई स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। उसके पीछे रीजन था कि हमने इसको किसी सेंटेंस में याद भी कराया था, थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो, कि दरअसल संप्रभुता और स्वतंत्रता के बीच में संबंधों की व्याख्या किसने की है? एक दीवार ने की है, और उस दीवार का नाम है बर्लिन की दीवार। ठीक है, तो इसके आंसर कहां छिपा हुआ है? दीवार में छिपा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? आई बर्लिन। ठीक है, आप बर्लिन की दीवार याद रखिए, स्वतंत्रता और संप्रभुता के बीच का संबंध याद हो जाएगा अपने आप से आपको। ठीक है ना? आंसर क्या होगा इसमें? आई बर्लिन। क्या कहता है आई बर्लिन? आई बर्लिन ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था फॉर एसे ऑन लिबर्टी। फॉर एसे ऑन लिबर्टी, फॉर एसे ऑन लिबर्टी। इस बुक में यह कहता है कि दरअसल संप्रभुता की समाप्ति महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाए यह इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि यह कहता है कि दरअसल जब हम ऐसे लोगों का चुनाव करते हैं या ऐसे लोग सत्ता में बैठते हैं, पावर में आते हैं, जिन्हें सही और गलत का ज्ञान होता है, तो वे ऐसे में संप्रभु इस प्रकार से नियम कानून बनाते हैं या व्यवस्थाएं बनाते हैं कि दरअसल संप्रभुता का तात्पर्य ही बदल जाता है। क्या बदल जाता है? कैसे? कि दरअसल जब आप पर युक्ति प्रतिबंध लगाए जाते हैं, युक्ति मतलब विधि, युक्त मतलब अनुरूप, युक्ति मतलब विधि यानी कानून, अयुक्त मतलब अनुरूप, यानी जब कानून विधि के अनुरूप बनाए जाते हैं या व्यवस्था उचित तौर पर बनाई जाती है तो वह बाधक नहीं बल्कि साधक बन जाती है। यानी वह किसी कार्य में अवरोध उत्पन्न करने की बजाय वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी ऐसी संप्रभुता की अवधारणा हो जाती है जो आप पर बंधन न लगा करके आपकी स्वतंत्रता में वृद्धि करती है। यह बात कौन करता है? आई बर्लिन करता है। ठीक है, वह इस बुक में कहता है कि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में भले ही कुछ बंधन लगाए, इसके बावजूद भी ऐसा कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करे। ठीक है, यानी वह कहता है कि जब प्रभुसत्ता सही हाथों में होती है, संप्रभुता सही हाथों में होती है, तो स्वतंत्रता अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, स्टेटमेंट किसका है भैया? आई बर्लिन का स्टेटमेंट है। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है?
किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? केल्सन, विलोबी, ओपेनहाइमर और बेंथम। केल्सन, विलोबी, ओपेनहाइमर और बेंथम। ठीक है, बोलिए भाई क्या होगा इसमें आंसर? केल्सन, विलोबी, ओपेनहाइमर और बेंथम में। ठीक है, यह बात क्या कहता है? यह बात ऐसा करता है, यानी संप्रभुता को एक तो यह सर्वोच्च मानता है और दूसरा वह यह मानता है कि इस पर इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी सांसारिक सत्ता इससे ऊपर नहीं हो सकती है, किसी भी सत्ता से यह क्या है? स्वतंत्र है। आंसर होगा इसका ओपेनहाइमर। क्या होगा आंसर इसका? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जब हम ओपेनहाइमर की बात करते हैं तो ओपेनहाइमर जो है कि एक अवधारणा की हम बात कर लेते हैं, यानी यह कहीं ना कहीं एकलवादी संप्रभुता का समर्थक है। दूसरा, यह संप्रभुता को सर्वोच्च प्राधिकार मानता है। जब यह संप्रभुता को सर्वोच्च प्राधिकार मानता है तो यह उसको सर्वोच्च स्थान देता है, यानी वह किसी भी प्रकार की सर्वोच्च सत्ता से ऊपर उसको स्वीकार करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं निरंकुश संप्रभुता का यह समर्थक हो जाता है। जब आप किसी को भी सर्वोच्च बना देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको निरंकुशता की ओर ले जा रहे हैं। यह निरंकुश संप्रभुता का समर्थक अल्टीमेटली हो जाता है। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन बहुलवाद पर कर रहे हैं, एकलवाद पर कर रहे हैं, तो वहीं पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो व्यक्तिवाद पर भी करेंगे। ठीक है, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्ध वर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा? यह किसने कहा? अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। आज से रट लीजिए, जब किसी क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जामिनेशन हॉल में हो या आप कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो जब भी क्वेश्चन पढ़िए बिना रुके हुए क्वेश्चन को पढ़िए, समझते हुए क्वेश्चन को पढ़िए। और एक चीज, उस दौरान आपका ध्यान किसी भी तरह से कहीं पर भी इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। और याद रखिएगा 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैं अपने 18 ईयर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर या तो आसपास के प्रश्नों में रहता है या स्वयं प्रश्नों में रहता है। या तो उसी क्वेश्चन में रहेगा आंसर या आगे पीछे जो क्वेश्चंस दिए होंगे उनमें कहीं ना कहीं रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां पर कंसंट्रेशन लूज हुआ आपको 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखिए, अब यहां पर तो मान लीजिए ठीक है सीधे किसी थिंकर का स्टेटमेंट है, तो आपको थिंकर को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उस थिंकर से रिलेटेड थिंकर की आइडियोलॉजी को समझ जाएंगे, आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्या कह रहा है? संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है, मतलब क्या हुआ कि यह संप्रभुता को सर्वोच्च मानता है। अर्ध संप्रभुता, ठीक है, 1/3 संप्रभुता, 2/3 संप्रभुता कुछ भी नहीं स्वीकार करता। क्योंकि क्या कहता है? कहता है जैसे वर्ग को आप अर्धवर्ग नहीं बना सकते, त्रिभुज को आप उससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे उसको बांटा आपने वह त्रिभुज नहीं रह जाएगा, वह वर्ग नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि जैसे हम अर्धवर्ग की कल्पना नहीं कर सकते, अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसे ही संप्रभुता भी हम अर्ध संप्रभुता, थोड़ी संप्रभुता, ज्यादा संप्रभुता, फला की बात नहीं कर सकते। मतलब संप्रभुता को संपूर्ण मानता है। मतलब क्या हुआ? एक तरह से निरंकुश संप्रभुता। अब यह भी किससे संबंधित है? यह संबंध है कैल्हाउन। किससे है? कैल्हाउन या इसको आप उच्चारित कैल्हन भी कह सकते हैं, अलग जगहों पर हिंदी में अलग लिखा रहता है। फिलहाल कैल्हन पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैल्हन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ये कौन कहता है?
कि संप्रभुता को किसी भी तरीके से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है? दरअसल कैल्हन के अकॉर्डिंग संप्रभुता जो है किसी भी राज्य का प्राण तत्व है, किसी भी राज्य का प्राण तत्व है। यह इसको एकलवादी, बहुलवादी या दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में भी स्वीकार करता है, लेकिन यह तर्क देता है कि क्या इसको हम एकलवाद के अतिरिक्त बहुलवाद की तरफ भी ले जा सकते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं दार्शनिक सिद्धांत के रूप में थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। कहता नहीं, संप्रभुता जो है को उसी रूप में यानी पूर्ण रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। यह कहता है कि दरअसल जो एकलवादी संप्रभुता होती है या निरंकुशवादी संप्रभुता होती है या अमर्यादित संप्रभुता होती है, उसके कुछ सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत हैं? उसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? कहता है इसमें निरंकुशता आती है, मौलिकता आती है, सर्वव्यापकता आती है, स्थायित्व आता है, अपृथक्करणीयता यानी उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अनन्यता जैसी है वैसे रहनी चाहिए, ठीक है, और अविभाज्यता, विभाजन स्वीकार नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यह संप्रभुता की अविभाज्यता का समर्थन करता है, संप्रभुता को पूर्ण मानता है और यह मानता है कि संप्रभुता को किसी भी प्रकार से छोटा करना, बड़ा करना से मतलब है संप्रभुता को नष्ट करना, और संप्रभुता से को नष्ट करने का मतलब होता है, कैल्हन क्या कहता है कि संप्रभुता को नष्ट करने का मतलब ही होता है कि आप संप्रभुता की नहीं बल्कि राज्य की समाप्ति कर रहे हैं। अब इसी से आप जोड़ लीजिए रूसो को। रूसो क्या कहता है इस संदर्भ में? रूसो ये कहता है कि संप्रभुता का विभाजन केवल एक धोखा है। कैल्हन से जोड़ लीजिए किसको? रूसो को। इसी से जोड़ सकते हैं आप बोंदा को, संप्रभुता का जनक है। रूसो क्या कहता है कि संप्रभुता का विभाजन एक धोखा है। यह स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, लेकिन इसी के साथ आप जोड़ लीजिए किसको? गैटिल को। गैटिल का नाम आया है, यहां पे नहीं है, ठीक है। गैटिल क्या कहता है? गैटिल कहता है कि इसके बारे में कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। तो यहां पर कैल्हन को समझा आपने, रूसो को समझा आपने, गैटिल को समझा आपने, और थोड़ा बहुत बोंदा को आपने फिर से रिपीट किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? क्वेश्चन से स्पष्ट हो गया कि संप्रभुता का कहीं ना कहीं विरोधी है। किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? अब अगर संप्रभुता का विरोधी है तो विकल्पों में से उसका नाम सीधे ढूंढ लीजिए कि कौन संप्रभुता का विरोधी इनमें हो सकता है। L.T. हॉबहाउस, A.D. लिंडसे, अगला है बेंथम और अगला है मिटलैंड। इनमें से कौन हो सकता है भाई, बताइए, इनमें से कौन हो सकता है? इनमें से संप्रभुता का विरोधी कौन है? जो 33rd जो इससे पहले की टेस्ट सीरीज थी, इसीलिए मैंने कल कहा था कि पहले की टेस्ट सीरीज जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हो वो पहले की टेस्ट सीरीज को भी एक बार सॉल्व कर लें, या अगर आप पुराने हो गए हैं यानी सब टेस्ट सीरीज देखते हुए आए हैं तो भी एक बार आप रिपीट कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन ही तो करा रहे हैं भैया मेरे, इसलिए जैसे रिवीजन कराएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। इधर जो हमने 2 सेट कराए हैं इससे रिलेटेड, इससे पहले वाले, उनमें सबका नाम आ चुका है। मिटलैंड को बताया है, बेंथम को बताया है, हॉबहाउस को बताया है और लिंडसे को भी बताया है। ठीक है, इनमें हमने आपको साफ साफ बताया था कि जो है हॉबहाउस, बेंथम और मिटलैंड ये तीनों ही संप्रभुता के समर्थक हैं। तो विरोधी कौन है? कौन बचा विरोधी? A.D. लिंडसे बचे, ठीक है ना। तो ये संप्रभुता के विरोधी हैं। ये कहते हैं कि अब जो नई सदी आ रही है वह अब निरंकुश संप्रभुता को स्वीकार नहीं करती है। यह मानती है कि सीमित संप्रभुता होनी चाहिए, यानी सीमित संप्रभुता से तात्पर्य कि राज्य अपने आप में संप्रभु हो, लेकिन इसके साथ साथ वह अन्य संस्थाओं की भी स्वतंत्रता को या उनकी संप्रभुता को स्वीकार करे। जैसे कि भारत संघ एक संप्रभु संघ है, भारत एक संप्रभु राज्य है, जैसा कि हमारा प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कहती है,
ठीक है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहां पर याद रखना पड़ेगा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं कौन? हम भारत के लोग, यानी जनता की संप्रभुता को भी स्वीकार किया गया है। तो इसके साथ साथ जनता का प्रतिनिधित्व कहां पर है? जनता का प्रतिनिधित्व है विधायिका में, जनता का प्रतिनिधित्व कहां पर है? कार्यपालिका में। और जनता के इस प्रतिनिधित्व या अधिकार की रक्षा करता कौन है? न्यायपालिका। तो इन सबकी संप्रभुता को हमें साथ साथ स्वीकार करना पड़ेगा, और जब इनकी संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं निरंकुश संप्रभुता नहीं बल्कि सीमित संप्रभुता या अर्ध संप्रभुता या संस्थागत संप्रभुता का आभास होने लगता है, और इसी की बात हमारा लिंडसे भी करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति एक पक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थित जन्य होती है। कह रहा है कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं भाई? शक्ति संबंधात्मक होती है कि नहीं होती है? होती है। बिना शक्ति बिना संबंध के शक्ति कैसे आएगी? बिना शक्ति के संबंध के, बिना संबंध के शक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। यह होती है, शक्ति एक पक्षीय होती है, विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो ऐसे में आंसर इसका हो जाएगा ये शक्ति। अब यहां पर व्याख्या कर लीजिए, शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय शक्ति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि शक्ति हमेशा दूसरे के सापेक्ष ही मापी जाती है। क्या होती है? शक्ति का मापन ही दूसरे के सापेक्ष होता है, तो क्या होगी? द्विपक्षीय होगी। दूसरा, शक्ति स्थित जन्य होती है, शक्ति हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर आप परिस्थितियों की बात नहीं करते हैं तो फिर शक्ति हमेशा अवलंबन में नहीं बल्कि परावलंबन में होती है। मतलब परिस्थिति जन्य का मतलब है कि शक्ति का मापन भी अलग अलग परिस्थितियों में होता है। 4 आदमी यहां पर खड़े हुए हैं और 4 आदमी में कोई एक क्या है सबसे अधिक शक्तिशाली है, लेकिन वहीं पर 2 आदमी और बढ़ जाएं तो हो सकता है क्या हो जाए? अब शेर पर सवा शेर आ जाए, तो शक्ति क्या हो गई? स्थिति जन्य हो गई ना। दूसरा, शक्ति आप किस पर आरोपित कर रहे हैं? कई बार क्या होती है, शक्ति आपके पास रहती है पर शक्ति का उपयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस पर उपयोग करना है वह नैतिकता, वहां नैतिकता कहती है कि इस पर हमें शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुत्ता किसी शेर को छेड़ रहा है तो क्या करना चाहिए उसे? सब कोई जानता है कि इसके पास ताकत ज्यादा है, तो यहां पर वह ताकत का इस्तेमाल भी कर रहा है, करे या ना करे अपने आप से क्लियर है कि शक्ति किसके पास है। तो शक्ति कैसी होती है? स्थित जन्य होती है, एक पक्षीय नहीं हो सकती, एक पक्षीय नहीं हो सकती है। ठीक है, तो शक्ति की विशेषताओं में क्या है? बी, शक्ति एक पक्षीय होती है ऐसा नहीं होता है, शक्ति हमेशा द्विपक्षीय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन से सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? निम्नांकित में से कौन से सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? दरअसल मैक्स वेबर साहब ने जो सत्ता बताई उसमें 3 प्रकार की सत्ता बताई थी। एक बताया था उन्होंने विधिक सत्ता, ठीक है, या वैधानिक सत्ता। दूसरी उन्होंने बताया था परंपरागत सत्ता। ठीक है, बहरहाल अगर वैसे देखा जाए तो ये परंपरागत सत्ता क्या है, फर्स्ट नंबर पर लिखना चाहिए हमें। ठीक है, विधिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, और अगला क्या होता है? करिश्माई सत्ता। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं आप चमत्कारिक सत्ता। ठीक है, विधिक सत्ता मतलब जो विधि के द्वारा प्राप्त हो, जैसे एक डीएम है, दुबला पतला है इससे मतलब नहीं है, डीएम बन गया, कम उम्र का है अधिक उम्र का इससे मतलब नहीं है, जैसे ही डीएम बना उसके पास क्या हो गई? कानूनी सत्ता प्राप्त हो गई। ठीक है, तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी हो गया। परंपरागत सत्ता, आप योग्य हैं आप अयोग्य हैं इससे मतलब नहीं है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, इसे क्या कहते हैं? परंपरागत सत्ता। ठीक है, करिश्माई सत्ता उसे कहते हैं जिसके पास ऐसी कोई विशिष्ट शक्ति आ जाए,
उसके पास, जैसे किसी के पास क्या हो, कोई मतलब परिवार के रूप में उसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो सकता है बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा भी नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी उसके पास क्या हो जाए, वह उसके पास विशिष्ट गुण हो और उन विशिष्ट गुणों के माध्यम से अपने आप को शिखर पर, या कह सकते हैं कि अपने आप को काफी ऊपर प्रतिस्थापित कर ले। ठीक है, इतिहास में आप देख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी को आप का नाम ले सकते हैं, भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले सकते हैं, आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले सकते हैं, वर्तमान में नरेंद्र मोदी का नाम ले सकते हैं, आप मुलायम सिंह यादव का भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, मायावती जी का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, और बैकग्राउंड ना होने के बाद भी, यानी ये किसी ऐसे प्रबुद्ध या बड़े घर से नहीं आते थे जिनके आधार पर कह सकते कि इन्हें राजा के लड़के हैं और ये राजा ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन बाबा रामदेव को भी आप ले सकते हैं, क्योंकि जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं हो, कोई आधार नहीं हो, लेकिन उसके पास कोई विशिष्ट करिश्माई शक्ति हो जिसके दम पर अपने आप को, ठीक है, उनमें गिनती करवाने लगता हो। ठीक है, जहां पर आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये विशिष्ट गण हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की सत्ता की बात करता है, यह संवैधानिक सत्ता की बात नहीं करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की बात नहीं करता है। ठीक है, ऐसे में आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मैक्स वेबर ने नहीं किया है। यहां एक चीज याद रखिएगा, विवेक सम्मत, ठीक है, यानी रेशनल, विधिक यानी लीगल, इन दोनों को, ठीक है, आप संवैधानिक ना समझ लीजिएगा। कई बार आप विधिक यानी वैधानिक यानी लीगल को संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एक मान लेते हैं। नहीं, कानूनी अलग है, वैधानिक अलग है और संवैधानिक अलग है। ठीक है, इसका मैंने आपको वर्णन जो संविधान की जब पढ़ाया था तो वहां पर मैंने किया है, फिर कभी आएगा डिटेल में तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? ठीक है, व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग का संबंध है, परस्पर आदान प्रदान का संबंध है, परस्पर मिलने का संबंध है, परस्पर विरोध का संबंध है। परस्पर विरोध का संबंध है। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो उत्तर बता देंगे आप। व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? भाई व्यक्तिवाद दूसरा है और समाजवाद दूसरा है, या आप कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों ही एक दूसरे की कहीं ना कहीं जो है, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत विचारधाराएं हैं। तो विपरीत विचारधाराओं में संबंध कैसा होता है? विपरीत विचारधारा में संबंध तो विरोध का ही होगा ना भाई। एक दोनों विचारधाराएं कैसी हैं? परस्पर विरोधी विचारधारा है। क्यों? जो व्यक्तिवाद है वह क्या कहता है? दरअसल व्यक्तिवाद जो है राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। ठीक है, वो क्या चाहता है? व्यक्तिवाद यह मानता है कि किसी भी कार्य में, यानी लगभग कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी राज्य का कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बस वह उसको उत्पादन के कार्यों में, वितरण के कार्यों में, ठीक है, अन्य छोटे मोटे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्तिवाद राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। जाहिर सी बात है कि यह कहीं ना कहीं निरंकुश राज्य का समर्थन करता है, या आप कह सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं निरंकुश प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। लेकिन समाजवाद क्या कहता है? दरअसल समाजवाद एक कल्याणकारी विचारधारा है। समाजवाद एक कल्याणकारी विचारधारा है, और उस कल्याणकारी विचारधारा में, जैसे आप उसको आप मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा भी कह सकते हैं, वह यह कहती है कि राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। किसमें? उत्पादन के साधनों में, वितरण के साधनों में, यानी राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए, राज्य को कल्याणकारी होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वह राज्य केंद्रित विचारधारा है, पूंजीवाद का समर्थन करती है, जबकि जो समाजवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है, वह क्या करती है? कल्याणकारी विचारधारा का समर्थन करती है, यानी समाज को केंद्र बिंदु में रखती है, और वो चाहती है कि राज्य जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक प्रक्रियाओं में, कल्याणकारी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करे। तो दोनों विचारधारा कैसी हो गई भाई? दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हो गई। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? इनमें से किस विचार को प्रायः
व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता या उत्तरजीविता कह सकते हैं इसको आप, इसी को आप क्या कह सकते हैं? अनुकूलतम की उत्तरजीविता, ठीक है, का सिद्धांत, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? तो अनुकूल कौन होगा भाई? आंसर होगा इसमें सी, डार्विन का अनुकूलतम उत्तरजीविता का सिद्धांत या अतिजीविता का सिद्धांत। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं यहां पर एक नाम आपको लेना पड़ेगा, स्पेंसर और दूसरा डार्विन। दरअसल डार्विन का जो सिद्धांत था, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत था, और उस विकासवादी सिद्धांत में, डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत था, उस विकासवादी सिद्धांत में स्पेंसर एक जो है दरअसल वह कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद और जीव में समानता का जिक्र करता है या समानता की खोज करता है। क्या कहता है? दरअसल व्यक्तिवादी विचारधारा को थोड़ा पहले समझ लीजिए। व्यक्तिवादी विचारधारा यह कहती है कि व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधने में योग देता है, दूसरे का हित साधने में योगदान देता है, और राज्य का अन्य कोष अथवा संस्था भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए ही होती है, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर इसमें आप हर्बर्ट स्पेंसर को जोड़ें तो हर्बर्ट स्पेंसर साहब यह कहता है कि दरअसल समाज जो है एक जीवित प्राणी की तरह होता है। समाज कैसा होता है? एक जीवित प्राणी की तरह होता है जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें विकास की प्रवृत्ति पाई जाती है। विकास की प्रवृत्ति का मतलब है कि जो यहां कह रहा है कि दरअसल जब व्यक्ति अपने आप को राज्य पर भारित करता है तो वह प्रायः विकास के लिए करता है, वह अपने आप को अपने आप की प्रगति के लिए करता है, ठीक है। और डार्विन भी ये कहता है कि अनुकूलतम की उत्तरजीविता, क्योंकि अगर यहां पर आगे आप और जाएंगे ना तो अभी आपको यह समझ में आएगा कि जब हम कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है के संबंध में, या जब आप बात करते हैं किसके बारे में, जब आप कहीं ना कहीं बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, तो हर्बर्ट स्पेंसर आगे जब वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को की बात करता है तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद में वह योग्य व्यक्तियों के उत्तरजीविता को स्पष्ट कर देता है। क्या कहता है कि योग्यतम व्यक्ति ही योग्य व्यक्तियों पर भारी होने चाहिए। यह कहता है कि योग्यतम व्यक्तियों के लिए योग्य व्यक्तियों को कुर्बान कर देना चाहिए। मैं आपको आगे अगले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं 15 नंबर क्वेश्चन में। पहले आप इसको देख लीजिए, इसको आप रट लीजिएगा। ये डार्विन का अनुकूलतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत की बात करता है कौन? व्यक्तिवादी विचारक, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन जरा, अभी ये आगे आएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आज ही अभी। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ठीक है। अराजकतावाद यानी एनार्किज्म, व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म, मार्क्सवाद यानी मार्क्सिज्म, ठीक है, श्रमिक संघवाद, ठीक है, लेबर यूनियनिज्म, ठीक, किसकी बात करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ए बी सी डी, क्या होगा आंसर? आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा इसमें आंसर, व्यक्तिवाद से संबंधित है। क्योंकि यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा, दरअसल जो व्यक्तिवादी विचारक हैं वह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। वो ये कहता है कि दरअसल बुराई क्यों मानते हैं भाई? बुराई इसलिए मानते हैं कि दरअसल राज्य का कार्य है कल्याण करना, लेकिन राज्य क्या करता है? दुनिया भर के नियम कानून बनाता है, और जैसे ही वह नियम कानून बनाने लगता है, उसके नियम कानून बनाने का मतलब क्या है कि आपकी स्वतंत्रता कहीं ना कहीं सीमित हो जाती है। दरअसल राज्य का काम है कल्याण करना, लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना, ठीक है, यह उसका काम है।
ठीक है, कि आपकी प्रगति हो कैसे, इसके लिए आपकी सुरक्षा कैसे हो, ठीक है, इसी तरह से आपकी स्वतंत्रता भी बरकरार रहे, ये सब चीजें भी रहे। लेकिन इन सब कार्यों के लिए, यानी आपकी प्रगति से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए वह नियम उपनियम कानून बनाता है, लेकिन जैसे ही कानून बनाता है उससे कहीं ना कहीं आपकी स्वतंत्रता बाधित होने लगती है। राज्य के द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से स्वतंत्रता बाधित होगी, यह स्पष्ट है, क्लियर है। अब ये दिक्कत कि राज्य करे तो भी ठीक नहीं और राज्य ना करे तो भी ठीक नहीं, राज्य का होना भी ठीक है, राज्य का ना होना भी बहुत गड़बड़ है। तो ऐसे में इसे व्यक्तिवादी विचारक क्या मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी यह होना भी चाहिए लेकिन होने से कहीं ना कहीं स्वतंत्रता भी बाधित होती है। होना क्यों चाहिए? क्योंकि इसके बिना ना तो हम सुरक्षित रह पाएंगे और ना ही हम प्रगति कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? अभी हमने आपसे कहा था कि जितने भी व्यक्तिवादी विचारधारा का रट लीजिए उनको, आप कौन कौन से हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राहम वालास हैं, हेयक हैं, GDH कोल हैं या मिल हैं, ठीक है भाई। अगर रटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कौन नहीं है? निम्न में से कौन व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? मिल तो है ना, हेयक अभी 19th नंबर पर क्वेश्चन पे आ चुके हैं और ग्राहम वाला शायद नए हैं इधर अभी, ठीक है। लेकिन वास्तव में ये तीनों ही क्या हैं? व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। समर्थक कौन नहीं है? कोल साहब जो है वो इसके समर्थक नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, GDH कोल, ये व्यक्तिवाद के समर्थक नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? एडम स्मिथ, बेंथम, JS मिल, स्पेंसर। अभी हमने आपको जब डार्विन की उत्तरजीविता की बात की थी तो एक नाम लिया था स्पेंसर का, ठीक है, जिसमें हमने योग्य और योग्यतम दोनों की व्याख्या करने की बात की थी। यहीं पर मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? स्पेंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पेंसर हो जाएगा। जरा समझिएगा इसको। हर्बर्ट स्पेंसर जो था हमारा, दरअसल ये 19वीं शताब्दी का ब्रिटिश दार्शनिक था और यह जो है डार्विनवाद का समर्थन करता था, ठीक है। और डार्विन को आप जानते हैं, डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। लैमार्क और डार्विन, इनको आप जो है काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो डार्विन साहब जो है योग्यतम की उत्तरजीविता की बात करते हैं, यानी क्या कहते हैं वो कि जो योग्य है, जो योग्य में योग्यतम है, वही व्यक्ति सरवाइव करेगा, वही व्यक्ति यहां पर रह सकता है। और उसी को उन्होंने जोड़ा किससे? नेचुरल सिलेक्शन से। कहा कि प्रकृति भी उसी का वर्ण करती है, प्रकृति भी उसी का चुनाव करती है जो क्या होता है? योग्यतम होता है। मतलब जो हर परिस्थितियों में अपने आप को साबित कर सके, ठीक है, वही क्या है? योग्यतम है। और अल्टीमेटली नेचर भी उसी का सिलेक्शन कर लेती है, प्रकृति भी उसी का चुनाव कर लेती है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप सबके सामने 1000 प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन उन सभी समस्याओं का रोना नहीं, बल्कि समस्याओं से कैसे लड़ करके आप अपने आप को, ठीक है, सरवाइव करा पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, और फिर एक जो है, जो आपने ध्येय अपना स्थापित किया है, जिस प्रकार की नौकरी की आपने संकल्पना की है, उसको आप पा पाते हैं, तो आप क्या हुए? यही नेचुरल सिलेक्शन है और यही योग्यतम की उत्तरजीविता है। स्पेंसर कहता है कि जो है, स्पेंसर कहता है कि प्राकृतिक चयन के नियम को सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया पर लागू किया जा सकता है, जिसमें वो यह कहता है कि कम योग्य व्यक्तियों को, याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहता है कि जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जैसे भारत जैसे देश में संभव नहीं है, यहां कल्याणकारी विचारधारा चरम पर होती है, जबकि यह कल्याण का विरोध करता है। क्या कहता है? कि योग्य व्यक्तियों, ये कहता है कि सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया में कम योग्य व्यक्तियों को अधिक योग्य व्यक्तियों के हित में बलिदान कर देना चाहिए। सामाजिक प्रगति की प्रक्रिया में कम योग्य व्यक्तियों को अधिक योग्य व्यक्तियों
कि प्रकृति के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। यानी यह कहता है कि राज्य को अयोग्य व्यक्तियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। यह विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी क्या करता है? विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का भी विरोध करता है। यहां तक कि इसी में जब आप रीढ़ की अवधारणा पर आएंगे, ठीक है, या ग्रिल की अवधारणा पर आएंगे, तो ये क्या कहते हैं? ये तो यह तक कहते हैं कि जितने भी अयोग्य व्यक्ति होते हैं या कम योग्य होते हैं, उनका बंध्याकरण करा देना चाहिए, यानी उनकी संतानोत्पत्ति पर भी रोक लगा देनी चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि वो मानते हैं कि उससे क्या होगा, जो योग्यतम व्यक्ति होंगे उनमें अधिक जनन होगा और नई पीढ़ी जो आएगी वह योग्यतम व्यक्तियों की होगी, ऐसा ये मानता है। ठीक है, जो कल्याणकारी विचारधारा का एकदम विरोधी विचारधारा है। ठीक है, तो इसे कहता है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद। जाहिर सी बात है, यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद भी कहीं ना कहीं निरंकुशतावाद का या निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है। ठीक है, तो व्यक्तिवाद अपने आप में स्वयं ही निरंकुश हो जाता है, लेकिन वैज्ञानिक जो व्यक्तिवाद है वह भी कहीं ना कहीं निरंकुशता का ही समर्थक है। ठीक है, तो ये थे बेटा कुल 15 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ। एक चीज आपसे और कहनी थी कि अगर अच्छा लग रहा है तो कुछ अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करिए, थोड़ा बहुत थंब वंब लगा दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, जिससे हमें लगे कि आप देखते तो हैं पर आप लाइक नहीं करते हैं। हम ये नहीं कह रहे भैया आप शेयर करने में मेहनत कीजिए, मत शेयर कीजिए, लेकिन कम से कम लाइक तो कर दीजिए, कुछ अच्छे कमेंट्स बता दीजिए, तो हमें लगे कि हाँ कुछ हम बेहतर कर रहे हैं आपके लिए। थैंक यू।